गुड मॉर्निंग बच्चों। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 3 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व भाग 3 में आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध की प्रकृति। बच्चों, प्रबंध की प्रकृति के संबंध में बहुत पहले से एक विवाद चला आ रहा है कि प्रबंध कला है अथवा विज्ञान। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट एज ए साइंस, विज्ञान के रूप में प्रबंध। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि विज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या ये विशेषताएं प्रबंध में भी पाई जाती है। तो आइए पहले जानते हैं कि विज्ञान का क्या अभिप्राय है, विज्ञान से हम क्या समझते हैं। बच्चों, साइंस refers to a systematized body of knowledge that explains certain general truths. विज्ञान का अभिप्राय एक व्यवस्थित ज्ञान समूह से है जो कुछ सामान्य सत्यों को स्पष्ट करता है। परिभाषा के आधार पर विज्ञान की विशेषताएं क्या-क्या है? What are the basic features of science? सबसे पहली विशेषता है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, व्यवस्थित ज्ञान समूह। विज्ञान के अपने सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। उसी प्रकार प्रबंध के भी अपने सिद्धांत हैं। प्रबंध शास्त्रियों ने भी कई प्रिंसिपल्स दिए हैं और वो हमें किसी भी साहित्य में, प्रबंध के साहित्य में मिल जाते हैं। तो प्रबंध में भी व्यवस्थित ज्ञान समूह देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान की यह विशेषता प्रबंध में भी पाई जाती है। अगली विशेषता है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। बच्चों, विज्ञान के जो भी सिद्धांत आप पढ़ते हैं या पढ़े हैं वो एक ही बार में इजाद किया हुआ नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत अध्ययन किया है, परीक्षण किया है और उसके बाद उन्होंने ये प्रिंसिपल्स दिए हैं। उसी प्रकार प्रबंध में भी प्रबंध शास्त्रियों ने अपने ज्ञान और अनुभव को प्रिंसिपल्स के रूप में व्यक्त किया है और उन्होंने हमें वो सिद्धांत दिए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान की ये विशेषता भी प्रबंध में पाई जाती है। विज्ञान की तीसरी विशेषता है यूनिवर्सल वैलिडिटी, व्यापक वैधता। विज्ञान में हमें जो भी देखते हैं वो सार्वभौमिक होता है। विज्ञान में अगर एक नियम हमारे यहाँ इस क्लासरूम में प्रतिफलित होता है तो वो नियम दूसरे जगह भी काम करता है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, विज्ञान का नियम काम करता है। जैसे कि अगर हम एक गेंद को ऊपर की ओर उछालते हैं तो उसके पीछे का कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल। उसी प्रकार उस गेंद को भारत के किसी भी कोने में हम ऊपर की ओर उछालेंगे तो वो नीचे आएगा। फिर हम दुनिया के किसी भी कोने में अगर हम उस गेंद को ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो नीचे गिरेगा। इसे कहते हैं सर्वव्यापकता या व्यापक वैधता। प्रबंध के सिद्धांत भी इसी प्रकार दुनिया के किसी भी कोने में परीक्षण किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम कुशल प्रबंधन करें तो उसपे अब हमें यहाँ भी लाभ प्राप्त होगा और हमें विदेशों में भी कुशल प्रबंधन के द्वारा लाभ प्राप्त हो सकता है। परंतु बच्चों, ये जो लाभ प्राप्त होगा उसकी मात्रा सभी जगह अलग-अलग होगी। हमारे यहाँ एक ही नियम, एक ही सिद्धांत को फॉलो करके अगर 10% लाभ प्राप्त होता है तो हो सकता है कि किसी और संस्था में वही नियम फॉलो करके 20% लाभ भी कमाया जा रहा है। इसका कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता। हम प्रबंध जो है वो व्यक्ति से संबंधित होता है और व्यक्ति की प्रकृति अलग-अलग होती है। तो इस कारण से प्रबंध का जो रिजल्ट आता है वो भी अलग-अलग आता है। साथ ही साथ कोई भी व्यवसाय व्यावसायिक वातावरण में रहता है, काम कर रहा है, तो व्यावसायिक वातावरण भी हमेशा परिवर्तित होते रहता है और इन्हीं परिवर्तनशील वातावरण के कारण हमारा प्रबंध का जो रिजल्ट है वो अन्य जगहों में हमें अलग-अलग देखने को मिलता है। बच्चों, इन तीनों विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद हम इन निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रबंध विज्ञान को हम पूर्ण रूपेण विज्ञान या परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते हैं।
हाँ, इसे व्यवहारिक विज्ञान या अप्लाइड साइंस कहा जा सकता है या इनएग्जैक्ट साइंस अयथार्थ विज्ञान कहा जा सकता है, क्योंकि इसके सिद्धांत समय, परिस्थितियों एवं मनुष्य की प्रकृति के अनुसार परिवर्तनशील होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे कि प्रबंध एक कला के रूप में, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। हम ये देखेंगे कि क्या कला की विशेषताएं प्रबंध की विशेषताओं से मिलते हैं। क्या हम प्रबंध को कला कह सकते हैं? सबसे पहले कला क्या है? आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। कला का अभिप्राय उपलब्ध ज्ञान के दक्षतापूर्ण सैद्धांतिक प्रयोग से है। परिभाषा के आधार पर कला की विशेषताएं क्या क्या है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन आर्ट? सबसे पहला विशेषता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान का होना। बच्चों, किसी भी कला के लिए सैद्धांतिक ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक। अगर सैद्धांतिक ज्ञान अच्छा ना हो तो कोई भी कलाकार अपनी कला का अच्छा से प्रदर्शन नहीं कर सकता है, चाहे वो गायक हो या वादक हो, उसे सैद्धांतिक ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। उसी प्रकार एक प्रबंधक के लिए भी सैद्धांतिक ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी वो प्रबंधन का काम अच्छे से कुशलतापूर्वक कर सकता है। प्रबंध से संबंधित बहुत सारे बुक्स, किताबें मार्केट में अवेलेबल है, जिसे पढ़कर वो प्रबंध का ज्ञान ले सकता है, सैद्धांतिक ज्ञान ले सकता है। कला की दूसरी विशेषता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। बच्चों, आपने गायकों को देखा होगा, दो गायक एक ही गाना गाते हैं पर फिर भी हम उनमें फर्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी व्यक्तिगत योग्यता अलग अलग है। उसी प्रकार कला में, किसी भी कला में, चाहे वो खेल ही हम क्यों ना कहें या किसी अध्यापक के पढ़ाने की तरीका ही क्यों ना हो, सबकी अलग अलग तरीके होते हैं। अपने व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर वे अपने सैद्धांतिक ज्ञान का अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार प्रबंध में भी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार उपयोग देखने को मिलता है। एक ही सिचुएशन अगर दो अलग अलग संस्थाओं में देखने को मिलता है तो वहाँ के दो अलग अलग प्रबंधक उसका सामना अलग अलग तरीके से करते हैं, जिसका फल भी हमें अलग अलग देखने को मिलता है। कला की तीसरी विशेषता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। बच्चों, एक पेंटर एक ही दिन में पेंटर नहीं बनता है, वो कई वर्षों तक पेंटिंग्स बनाता है और धीरे धीरे वो एक बड़ा पेंटर बनता है। उसके कला में प्रैक्टिस के जरिए निखार आती है। एक संगीतज्ञ भी एक ही बार में संगीतज्ञ नहीं बनता है, वह भी छोटे से शुरुआत करता है और धीरे धीरे उसके कला में प्रैक्टिस के द्वारा निखार आती है। उसी प्रकार प्रबंध में भी प्रैक्टिस के द्वारा निखार आती है और एक प्रबंधक जो तुरंत से प्रबंधक बना है, पहली बार प्रबंधन का कार्य कर रहा है, उसके तुलना में एक अनुभवी प्रबंधक जो कि कई वर्षों से प्रबंधन का कार्य कर रहा है, उसके कार्य में हमें ज्यादा कुशलता देखने को मिलती है। विकट परिस्थिति में अनुभवी प्रबंधक उस परिस्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। इस प्रकार इस विशेषताओं का अध्ययन करके हम यह निर्णय ले सकते हैं कि हाँ, प्रबंध भी कला है। और बच्चों, ये मान लिया गया है कि प्रबंध एक कला है, क्योंकि इसमें कला की सभी विशेषताओं का समावेश देखने को मिलता है। बच्चों, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों की तरह प्रबंधकों को संगठन को चलाने में उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। साथ ही यह कला की तरह निरंतर अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान के साथ कार्यों का कुशलतम तरीकों से संपादन करने में प्रबंधकों को सहायता करती है।
बच्चों, प्रबंध के विषय में एक और विचारधारा है कि प्रबंध एक पेशा है। तो अब हम देखेंगे पेशे के रूप में प्रबंध। सबसे पहले पेशा क्या है? तो प्रोफेशन refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various sections of the society. पेशा का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। परिभाषा के आधार पर पेशा की विशेषताएं हैं स्पेशल नॉलेज, ज्ञान। उदाहरण के लिए अगर किसी चिकित्सक को अपने विषय की ज़्यादा ज्ञान एवं अनुभव हो तो वो मरीजों का इलाज अन्य डॉक्टरों या चिकित्सकों से बेहतर कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रबंध में भी अनुभव और ज्ञान की सहायता से अधिक कुशलता लाई जा सकती है। बच्चों, आजकल हम यह भी देखते हैं कि बड़े-बड़े संगठनों में एमबीए की डिग्री हासिल करके भी कई व्यक्ति अच्छे प्रबंधक, कुशल प्रबंधक बन रहे हैं। अगला विशेषता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, अवरोधित प्रवेश। बच्चों, पेशा में प्रवेश पाने के लिए विशिष्ट ज्ञान का होना, विशिष्ट डिग्री के होना आवश्यक है। विशिष्ट डिग्री मतलब विशेष उपाधि। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले आपको एमबीबीएस की डिग्री लेनी होगी, तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर किसी को लॉयर बनना है तो उसको एलएलबी की डिग्री लेना होगा। अगर वो एलएलबी की पढ़ाई करके सही तरीके से पढ़ाई करके डिग्री लेता है तभी वो लॉयर बन सकता है। तो पेशा के लिए स्पेशल डिग्री होना अनिवार्य है। परंतु मैनेजमेंट के लिए इस तरह की कोई डिग्री होनी आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। परंतु प्रबंध के क्षेत्र में इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलता है। कोई भी व्यक्ति मैनेजर बन सकता है। उसके लिए कोई स्पेशल डिग्री, विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध एक पेशा नहीं है। पेशा की तीसरा विशेषता है प्रोफेशनल एसोसिएशन, पेशेवर संघ। किसी भी पेशा के लिए एक प्रतिनिधि संघ का होना आवश्यक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन या पेशेवर संघ का होना आवश्यक है। वह पेशा में प्रवेश को नियंत्रित करता है और उसका जो भी काम होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आचार संहिता होता है, उसको तैयार करता है। और सभी पेशेवर जो भी उस पेशा को प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए उसको मानना अनिवार्य होता है। जैसे वकालत के पेशे के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, चिकित्सा के पेशे के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, परंतु मैनेजमेंट के लिए इस तरह की कोई संगठन नहीं है। भारत में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA के नाम से प्रबंध संघ की स्थापना की गई है, लेकिन प्रबंधक बनने के लिए AIMA का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध को पेशा स्वीकार नहीं किया जा सकता। पेशा के चौथा विशेषता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, नैतिक आचार संहिता। किसी भी पेशे के सदस्य को निर्धारित आचार संहिता, जो भी उसके नियम कानून है, उसका पालन करना अनिवार्य होता है। वह उसको पालन करने के लिए बाध्य होता है। परंतु प्रबंध के संबंध में इस तरह की कोई समान मतलब एक तरह का आचार संहिता निश्चित नहीं किया गया है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि प्रबंध पूर्ण रूप से एक पेशा नहीं है। ठीक है। पेशा का अंतिम जो हम लोग यहाँ पे विशेषता देख रहे हैं वो है सर्विस मोटिव या सेवा उद्देश्य। बच्चों, हम लोग शुरू से पढ़ते हैं कि पेशा का जो मेन मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? सेवा भावना, सर्विस मोटिव। एक पेशे का मुख्य उद्देश्य समाज का सेवा करना होता है।
एक चिकित्सक अपनी आजीविका चलाने के लिए पेशे में प्रवेश करता है, परंतु उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है रोगियों को ठीक करना, अर्थात समाज का सेवा करना। पर प्रबंधकों के लिए ऐसी कोई भी आचार संहिता नहीं है और प्रबंध व्यावसायिक संगठन को अधिकतम लाभ कमाने में सहायता प्रदान करता है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, ना कि सेवा भावना। परंतु आजकल सामाजिक उत्तरदायित्व पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है और प्रबंध व्यवसाय को सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाने में भी सहायता कर रही है। इस दृष्टिकोण से हम प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इन सभी विशेषताओं का अध्ययन करके हम यह निष्कर्ष ले सकते हैं कि प्रबंध में पेशा की सभी विशेषताएं शामिल नहीं है, परंतु अधिकतर विशेषताएं हम प्रबंध में देख सकते हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि भारत में प्रबंध का पेशे के रूप में विकास हो रहा है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रबंध के स्तर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।